जादुई सोने और चांदी की 2 रसोई। कुसुम जब 5 साल की थी तभी एक हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद कुसुम के चाचा चाची ने उसका सारा जमीन जायदाद हड़प कर अपने नाम कर लिया और चुपके से कुसुम को एक कूड़ेदान में ले जाकर फेंक आए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ, कहाँ हो आप? माँ, कहाँ हो? कुसुम उस कचरे के ढेर में काफी देर से रो रही थी। तभी एक भिखारिन की नजर कुसुम पर जाती है और वो उसके पास आती है। ए लड़की, इधर आ। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना आंटी। खाना चाहिए तुझे? हाँ आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चल मेरे साथ। उसके बाद वो भिखारिन कुसुम को अपने साथ अपने झोपड़ी में ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। चल, अब जाकर उस कमरे में सो जा। कल से अब तुझे भी हमारे साथ भीख मांगने जाना होगा। उसके बाद कुसुम डरते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। अरे माँ, अब ये छोकरी कौन है? पता नहीं बेटी, कचरे की ढेर में परी मिली थी मुझे। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उठा कर लाई हूँ। कल से तू इसे भी अपने साथ भीख मांगने ले जाएगी, समझी? अब सो जा और उसे भी अपने साथ सोने की थोड़ी सी जगह दे दे। कुसुम डरते डरते वहीं सो जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वैसे ही किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तू कैसे पैसे नहीं देगी? मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। जल्दी निकाल पैसे, मुझे दारू पीने जाना है। अरे तू आदमी है या जानवर? एक तो खुद कुछ कमाता नहीं है और मैं पूरे दिन भीख मांगकर कूड़ा चुनकर 2 पैसे लेकर आती हूँ, तो तू उसे भी मुझसे मारकर छीन लेता है। हाँ लूंगा, क्योंकि इन पैसों पे मेरा अधिकार है और तुम सब जो भी पैसे भीख मांग कर लाओगी वो सब मुझे दोगी, समझी? नहीं दूंगी तो क्या करेगा? क्या करेगा? अभी बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो आदमी उस भिखारन जुगनू को बहुत मारता है। तभी जुगनू की बेटी सुखिया दौड़कर वहाँ आती है। बापू, माँ को छोड़ दो बापू, वरना माँ मर जाएगी। प्लीज बापू, छोड़ दो माँ को। तभी उसका बाप सुखिया को भी उठाकर पटक देता है और सुखिया के सर से खून बहने लगता है। ये सब देखकर कुसुम काफी ज्यादा डर जाती है। जब वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तब जुगनू अपनी बेटी से कहती है, सुखिया बेटी, जा इस नई लड़की को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जा बेटी, वरना ये आदमी मेरे साथ साथ किसी दिन तुझे भी मार डालेगा। जा बेटी। नहीं माँ, मैं तुझे ऐसे मरते हुए छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, तू भी हमारे साथ चल। आखिर इस जिल्लत भरी जिंदगी में रखा ही क्या है। चल माँ, भले ही खाने को रोटी ना मिले लेकिन सुकून तो मिलेगा। अब उठ माँ और चल। उसके बाद सुखिया अपनी माँ और कुसुम को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस झोपड़पट्टी से दूर चली जाती है, जहाँ वो अपना एक छोटा सा घर बनाती है और फिर वहीं रहने लगती है। कुसुम घर में रहकर घर का काम संभालती और वहीं जुगनू और सुखिया मिलकर शहर में भीख मांगते। ऐसे ही कई साल बीत जाता है और दिवाली का त्योहार आता है। तभी शहर से कुछ लोग बड़ी सी गाड़ी से उसके झोपड़ी में आते हैं और उन्हें खूब सारी मिठाई, राशन और कुछ पैसे देकर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी और मेम साहब जी। माँ, ये लोग कौन थे? अरे बेटी, ये शहर के बड़े लोग हैं। क्या बड़े लोग? माँ, बड़े लोगों के पास बहुत पैसा होता है क्या? हाँ बेटी, बड़े लोगों के पास तो सीधा कुबेर का खजाना होता है। वो कितना भी गरीबों में बांट दे या खर्च कर दे, उनके लिए कभी कम नहीं पड़ता। चलो, शुक्र है भगवान का, उन्होंने किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजा। अच्छा, फिर तो माँ मुझे भी बड़े लोग बनना है। अरे बुद्धू, बड़े लोग बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे भी तो होने चाहिए, लेकिन हम तो गरीब लोग हैं, फिर हम बड़े लोग कैसे बन सकते हैं? देखना दीदी, मैं एक दिन जरूर बड़े लोग बनूंगी। हाँ जरूर, मेरी बेटी जरूर बड़ा आदमी बनेगी। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। जुगनू अपने दोनों बेटियों के लिए नए कपड़े और खूब सारे
मिठाई पटाखे लेकर आती है। कुसुम आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आज पहली बार उसे दिवाली के त्योहार पर इतना सब कुछ एक साथ खाने को मिला था। कुसुम अपने घर से बाहर बाजार की तरफ जा रही थी, तभी उसने कुछ बच्चे को रोते हुए देखा। अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे आज त्योहार वाले दिन क्यों रो रहे हो? दीदी, आज 2 दिन हो गए, लेकिन हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। घर पर भूख से मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दीदी, हमें कुछ खाने को दे दो ना दीदी। ये सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ जाता है। बच्चों, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए खूब सारा खाना लेकर आती हूँ। कुसुम जब घर आती है और रसोई में जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं, क्योंकि जितना भी पैसा मिला था उन सबका खाना बन चुका था और वो सारा खाना भी अब खत्म हो चुका था। कुसुम परेशान होकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने तो उन बच्चों को वादा किया था खाना देने का। अब मैं उनके लिए खाना कहाँ से लेकर आऊँ? काश मेरे पास भी कोई कुबेर का खजाना होता या कोई जादुई रसोई होती जहाँ की चीजें कभी खत्म ही नहीं होती। तभी कुसुम देखती है कि एक तितली झाड़ी में फंसी झाड़ से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। कुसुम उस तितली को झाड़ से निकाल देती है। तभी वो तितली एक परी में बदल जाती है। आप कौन है? घबराओ नहीं कुसुम, मैं परी लोक की रानी परी हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करूँगी। परी जी, अगर आपको देना है तो कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरी रसोई हमेशा धन धान से भरी रहे, जिससे मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद कर पाऊँ। ये लो कुसुम, ये 2 सोने और चांदी की चाबी है। सोने की चाबी घुमाते ही तुम्हारे सामने सोने की रसोई प्रकट हो जाएगी और तुम उस रसोई से जितना मर्जी उतना सोना ले सकती हो। और ये दूसरी चाबी चांदी की है। इस चाबी को घुमाते ही तुम्हारे सामने चांदी की रसोई प्रकट हो जाएगी, जिसमें से तुम जितना मर्जी उतना अनाज ले सकती हो। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। आपको नहीं पता आपने मुझे ये सोने चांदी की रसोई देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उसके बाद कुसुम भागते हुए घर जाती है और अपनी माँ और बहन को सारी बातें बताती है। कुसुम, अब देर किस बात की? अब जल्दी से अपने ये शुभ हाथों से चाबी घुमाओ। दोनों चाबी घुमाते ही वहाँ पर एक सोने और चांदी का रसोई प्रकट हो जाता है, जिसके बाद कुसुम कहती है, दीदी और माँ, आप दोनों जाओ और जितने भी गरीब और बेसहारा लोग हैं उन्हें बुलाकर यहाँ ले आओ। उसके बाद कुसुम और उसकी माँ और बहन मिलकर सभी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगते हैं। अब वे लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और सोने चांदी के रसोई के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेती। मायापुरी गांव में चंदा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। चंदा बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी माँ नीलम और पिता चंदन से बहुत प्यार करती थी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन वो लोग शादी अटेंड करके घर आ रहे थे कि तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में चंदा और उसके पिता चंदन तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ नीलम को बहुत चोटें आती हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ, उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा माँ को बोलिए ना मुझसे बात करें। पापा, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज माँ। अब मुझे कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? अब कौन मेरा ध्यान रखेगा माँ? चंदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। चंदन अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। वह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चंदा एक ही जिद लगाकर बैठी थी, मुझे माँ वापस ला कर दो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन चंदा के चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो जाती है। वह किसी से भी बात नहीं करती है, ना ही कुछ बोलती है।
अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता चंदन को बहुत ही दुख होता है और वह दूसरी शादी करने का सोचता है ताकि चंदा को माँ की कमी महसूस ना हो। चंदन एक दिन ललिता नाम की एक दूसरी औरत से शादी कर लेता है। ललिता की एक पहले से ही बेटी होती है, टीना। चंदन शादी के बाद ललिता और उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, चंदा बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बेटा, ये अब से आपकी नई माँ है और अब से यही आपका ख्याल रखेगी और आपको प्यार करेगी और साथ में आपको आपकी दोस्त जैसी प्यारी बहन भी मिली है, टीना। अब से आप दोनों एक साथ खेलना। पर पापा, ये तो सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये माँ बहुत अच्छी है। लेकिन चंदा मुंह लटकाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आप परेशान मत होइए जी, मैं देखती हूँ। और फिर ललिता चंदा के कमरे में जाती है। चंदा बेटा, कैसी हो आप? कैसी भी हूँ, आपसे मतलब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझ पे अत्याचार करने की जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान करने की सोची भी तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? मुझसे दूर रहो आप। बाप रे, अपनी माँ पर इतना गुस्सा? तुम मेरी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ बुरी होती है। अच्छा बाबा, ठीक है। सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बल्कि सगी माँ की तरह हूँ। तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर बुलाना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। चंदा बेटा, मेरे पास आओ मेरी बच्ची। माँ, सच में माँ? और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। ललिता चंदा को बहुत ज्यादा प्यार करती है और कुछ ही दिनों में चंदा ललिता से पूरी तरह घुल मिल जाती है। उसे ललिता में अपनी सगी माँ सी ममता दिखाई देती है। अब ललिता अपनी बेटी टीना और चंदा को एक समान प्यार करती है। वो दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन कुछ ही दिनों में टीना को चंदा से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है कि आखिर क्यों माँ चंदा को इतना प्यार कर रही है। एक दिन ललिता चंदा के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक लेकर आती है, जिसे देखकर टीना कहती है, माँ, मुझे धीरे धीरे अब सब समझ में आ रहा है। अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सारा प्यार इस मनुष्य चंदा से करती हो। देखो तो आप इसके लिए कितना सुंदर फ्रॉक लेकर आई हो, और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और यह चंदा की बच्ची आपकी सगी बेटी हो। टीना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी भी चंदा और तुम में कोई फर्क नहीं किया। मैं तुम दोनों को एक समान ही प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए भी तो फ्रॉक लेकर आई थी। कल चंदा के लिए नहीं मिला था, इसलिए उसके लिए आज फ्रॉक लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? हाँ, आप मुझे प्यार नहीं करती हो। जब देखो इस चंदा के आगे पीछे घूमती रहती हो। यह सब सुनकर चंदा बोलती है, टीना मेरी बहन, प्लीज माँ से इस तरह बात मत करो। तुम्हें अगर ये फ्रॉक अच्छा लग रहा है तो इसे तुम रख लो, मैं फिर कभी फ्रॉक ले लूंगी। वाह चंदा, कितनी भोली बन रही है तू, जैसे कि तूने कुछ किया ही नहीं हो। पहले मेरी माँ मुझसे कितना प्यार किया करती थी, पर जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी पे पड़ा है तब से माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। इतना बोलकर टीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ललिता अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीना के मन में चंदा के लिए पल रही नफरत दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। चंदा और टीना एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। एक दिन उसके कॉलेज में डांस कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए चंदा और टीना दोनों अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि दोनों बहनों को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था। घर आकर चंदा अपने डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है। तभी टीना उसे डांस करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये चंदा की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर ये कंपटीशन में डांस करेगी तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा, तभी मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाने का अपना बचपन का सपना साकार कर पाऊंगी और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। ऐसा सोचकर टीना एक खतरनाक प्लान बनाती है और चंदा को अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। चंदा भी खुशी खुशी टीना के साथ घूमने चली जाती है। तभी टीना मौका देकर एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के आगे चंदा को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन खुशकिस्मती से चंदा दूर जाकर गिर जाती है और गलती से टीना का पैर उस कार के नीचे आ जाता है।
जिसकी वजह से उसका दोनों पैर कट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी चंदा कहती है, टीना मेरी बहन, ये सब तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना, और देखो ये सब तुम्हारे ही साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो कभी तुम्हें सौतेली नहीं समझी, लेकिन तुम मुझे धोखे से घूमने का बोलकर यह मेरे साथ क्या करने जा रही थी। इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। टीना को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए चंदा से माफी मांगती है। चंदा अपनी बहन को व्हील चेयर पर बैठाकर घर ले आती है। टीना की यह हालत देखकर ललिता को भी बहुत दुख होता है। उस दिन से टीना की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वह अब पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन चंदा कहीं जा रही थी, तभी उसने गांव में कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनी। तुम्हें पता है मोनी, नदी के पीछे जो काली पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद बदसूरत लड़की भी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, और सैंडल पहनने से जो लंगड़ा भी होता है वो चलने लगता है। और वह जादुई फ्रॉक और सैंडल की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो हमें उस जादुई फ्रॉक की खेती में जाकर खूब सारे फ्रॉक और सैंडल लेकर आना चाहिए, और उससे तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं मोहिनी, यह सब बस कहने की बात है। आज तक उस जंगल में कोई भी नहीं पहुंच पाया है, और जो गया भी है वो अब तक वापस नहीं लौटा। वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें रहती हैं। मैं तो कभी वहाँ नहीं जाऊँ। दूर खड़ी चंदा गौर से उनकी बातें सुन रही थी, और वह उस जंगल में जाने का सोच लेती है। अगर ये लड़कियाँ सच कह रही है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। मैं वहाँ से अपनी बहन के लिए फ्रॉक और सैंडल लेकर जरूर आऊंगी। टीना ने जो भी गलती की है, मैं नहीं चाहती कि उसे इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़े। अगर वहाँ जाने से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं ये खतरा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। यह सोचकर चंदा उस काली पहाड़ी के जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने एक राक्षस आ जाता है। ए लड़की, तू मेरे इस खतरनाक जंगल में क्या करने आई हो? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं यह जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी आता है यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता। फिर तू यहाँ क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने आई हो? कहीं तू जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों से फ्रॉक और सैंडल तो नहीं लेने आई है? अगर तू यहाँ फ्रॉक और सैंडल के लालच में आई हो तो तू बहुत ही गलत जगह आ गई हो। तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। हा 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 हा। राक्षस जी, अगर आपको मुझे मारकर खुशी मिलेगी तो आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक मदद कर दो। आप मुझे उस जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों से एक फ्रॉक और सैंडल लेकर मुझे दे दो। मुझे एक बार अपनी बहन से मिल लेने दो, फिर आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तुम पहली लड़की हो जो यहाँ लालच से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर यहाँ आई हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। जादुई खेत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेत तक पहुँचाऊंगा। आओ मेरे साथ। चंदा खुशी खुशी राक्षस के साथ जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेतों की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती है वह सब राक्षस रोक लेता है, और चंदा आराम से जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेतों तक पहुँच जाती है। चंदा उस जादुई खेत में से एक फ्रॉक और एक सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है, और घर आने के बाद चंदा अपनी माँ को जादुई खेत के जादुई फ्रॉक और सैंडल के बारे में बताती है। क्या चंदा मेरी बेटी, तू काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी? वहाँ से तो आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया है। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में बेटी के रूप में तुम मिली हो। देखा टीना, जिस सौतेली बहन से तू इतनी नफरत करती थी वह आज तुम्हारे लिए मौत के मुंह से जाकर जादुई फ्रॉक और सैंडल लेकर आई है। इतना सुनकर टीना की आंखों में आंसू आ जाता है। चंदा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं स्वार्थी हो गई थी।
जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं तो तुम्हारी जान लेने जा रही थी और तुम आज ये फ्रॉक और सैंडल लाकर मुझे दोबारा से जीवन दान दे रही हो। सच में तुम बहुत महान हो मेरी बहन। मैं तुम्हारी जैसी बहन पाकर धन्य हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। टीना मेरी बहन, जो हुआ वो भूल जाओ। अब जल्दी से ये सैंडल और फ्रॉक पहन कर दिखाओ। अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है और साथ मिलकर खूब सारी मस्तियाँ भी करनी है। टीना जैसे ही जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनती है वह पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। टीना को पहले की तरह ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं।